गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, 400 किलो यूरेनियम कहाँ चला गया? कभी सोचा किसी ने? गायब हो गया। इस पॉइंट को वर्ल्ड व्यू में मुझे प्रेजेंट करना था, लेकिन समय की कमी के कारण उसमें प्रेजेंट नहीं कर पाया, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर प्रेजेंट करने जा रहे हैं हम। कई बार ऐसा होता है कि टाइम की शॉर्टेज होती है, तो हम फिर दूसरे प्रोग्राम में उसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके पैरेलल प्रोग्राम से दोनों साथ में जो आते हैं। खमनई तो हीरो बन गए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और जो बाकी अरब देश थे वो एक किस्म से ट्रेटर्स, गद्दार, बेट्रियर्स, उसका ये अब नाम निकल कर यहाँ पर सबके सामने आ गया है। इसके साथ ही कई और चीज़ें हैं, जैसे कि जिसके बारे में बात करेंगे कि अमेरिका और ईरान ने शायद एक ड्रामा किया कतर के ऊपर अटैक करवाने का, और अरब देशों को एक मैसेज दिया है कि तुम ईरान की मिसाइलों के दायरे में हो और वो जब चाहे तुमको नष्ट कर सकता है। शायद ईरान को नीचे से एक मौका दिया गया कि तू अपने आप को रीएस्टेब्लिश कर। हो सकता है कि ये सुन्नी कंट्री से अमेरिका थोड़ा सा नाखुश रहा हो, और जो उसकी एक्सपेक्टेशंस वो पूरी ना हुई हो, तो अब वो ईरान के ऊपर एक दांव लगाने की सोच रहे हैं। इस दुनिया में जो हो जाए वही कम है। पर एक बात पक्की है कि जब बारिश हुई मिसाइलों की कतर के ऊपर, हालांकि उनको पहले इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन सरकारों को पता था, आम जनता को थोड़ी पता था। और जो लोग खौफ में आए वहां पर, जिस ढंग से एयर स्पेस बंद हुआ, फ्लाइटें बंद हुई, और सारे के सारे जो मुल्क थे, बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, इराक हो या कुवैत हो, बोमान हो, सारे के सारे खौफजदा। और ख़ास तौर से कतर में लोगों ने ऐसा सीन कभी नहीं देखा था कि मिसाइलों की बारिश हो रही है और वो इधर थिधर यहाँ वहाँ भाग रहे थे। तो ये जो चीज़ें भी देखने को मिली हैं, और साथ ही में जो मैंने कहा कि जो 400 किलो यूरेनियम है, उसकी बात तो हम करेंगे। सबसे पहले इसी की बात करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, सब कुछ तो हो गया, शादी हो गई, विवाह हो गया, लड़की अपने घर चली गई, जंग की रोक का, सीज फायर का ऐलान हो गया। हालांकि बीच में फुलझड़ियाँ अभी भी फूट रही हैं, कोई इधर से मारता है, कोई इधर से मारता है। ट्रम्प साहब गुस्से में है कि तुम अपने पायलट वापस क्यों नहीं बुलाते हो वो इसराइल को। वो भी लगता है कि नूरा कुश्ती हो रही है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट इसका ये था, इस पूरे किस्से का जो असली हीरो है, इस सारी जंग का जो असली हीरो है, वो 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम कहा गया भैया। और इससे सीधा साधा 10 एटम बम बन सकते हैं, स्टेट 10। यार ये कहां चला गया? क्या 2 दिन का टाइम, 2 हफ्ते का टाइम देके जब अमेरिका ने अटैक किया, तो क्या अमेरिका ने पहले ही बोल दिया था ईरान को कि तुम इसको हटा दियो वहां से? अच्छा, एक कमाल की बात है कि ट्रक्स निकल रहे थे फोर्डो प्लांट से, बहुत सारे ट्रक्स निकले हैं, वो चले जा रहे हैं, और फिर कहां गए हमें नहीं पता, लेकिन उसके ऊपर एक भी हमला नहीं होता। बाकी जितने भी मिलिट्री कॉन्वॉयज हैं, जो भी हैं, लॉन्चर हैं, सब पे इसराइल के पिन पॉइंटेड हमले होते हैं, लेकिन इस सामान के ऊपर कोई हमला नहीं होता। इसके पीछे क्या रहस्य, क्या है, पर्दे के पीछे क्या है? ये बात सोचने की है कि भैया ये 400 किलोग्राम कहाँ चला गया अल्टीमेटली, इसका भी तो पता लगाओ। हालांकि नेतन्याहू ने बाद में दावे किए, मुझे पता है 400 ग्राम कहाँ पड़ा है, ये कहाँ लेके गए हैं, मुझे सब पता है। वो सब हवा की बातें हैं सिर्फ। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका शायद ट्रैक कर रहा था अपने सैटेलाइट सिस्टम से, उसके पास फोटोज थी, सब कुछ था, और उसे पता है कहाँ पहुंचा है और कहाँ गया होगा। लेकिन उसने उसको शायद बर्बाद करने के लिए जो एक इंटीमेशन देना चाहिए था ईरान को, वो नहीं दिया। तो फिर ये ट्रक्स निकले कहाँ गए? उसको किसने सुपरवाइज किया? कौन सा गुप्त स्थान है? और 2 दिन में कितने किलोमीटर तय किया होगा इतने इतने बड़े ट्रक्स ने? 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर से ज़्यादा क्या करेंगे? तो वहीं कहीं तेहरान के आसपास ही होंगे, किसी और गुफा में चले गए होंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये हीरो कहाँ गया? 400 किलोग्राम यूरेनियम कहाँ गया भैया? अच्छा, बताया जा रहा है कि अमेरिका टेंशन में है कि भैया 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका को एक बात तो पता है ना कि अगर उसने एटम बम बना भी लिया तो मेरे खिलाफ तो यूज करेगा नहीं ना वो। इतना बेवकूफ तो है नहीं ना। अब जब बंकर बस्टर बम यूज किए, 2 दिन का टाइम मिल गया ईरान को, तो सारी चीजें हटा ली, बाकी जो मटेरियल था वो भी पूरा का पूरा हटा लिया। तो अब ये हीरो कहाँ गया? ये 400 किलोग्राम गया कहाँ अल्टीमेटली?
क्या इसके लिए कोई परमाणु डील होगी और उसमें मोल भाव होगा? इसके अंदर कोई नापतोल की जाएगी? उसके अंदर कौन सी गुफा के अंदर इसको लेके अभी ईरान लेके चला गया है? ये ट्रक निकले तो गए कहाँ उसके बदले? उसका ट्रैकिंग क्यों नहीं किया गया? अमेरिका के पास ट्रैकिंग है साहब। वो ट्रक कहाँ से निकले और कौन सी गुफा में चले गए उसको पता है। उसने उसको 24 घंटे एक एक पॉइंट को, एक एक जगह को ट्रैक किया। जब पहले फोटोग्राफ आ गए तो बाद वाले फोटोग्राफ क्यों नहीं आएंगे उसके पास? फोटोग्राफ क्या, पूरे वीडियोज उसके पास हैं उसके, कि भाई कहाँ जा रहे हैं सारे के सारे। इसका मतलब है कि उसको पीछे है। और अमेरिका वैसे भी अपने सारे पत्ते, अपने जो उसके बहुत क्लोज एलाइज है ना, जिसके साथ इवन फाइव आइज का जो डील होती है, जो जासूसी समझौते हैं, उनको भी नहीं बताता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बिल्ली शेर को सारे गुर समझाती है, सब सिखाती है, पर एक चीज़ नहीं सिखाती कि पेड़ पे कैसे चढ़ना है। क्योंकि उसको मालूम है कि शेर बड़ा हो जाएगा, सिर्फ मुझे ही खा जाएगा, मुझे पकड़ खा जाएगा, तो मुझे अपनी आत्म सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ रखना चाहिए। वही अमेरिका है, ये अमेरिका वही बिल्ली है साहब। तो कोई सोचे कि वो इजराइल को सब कुछ बता देगा, नहीं भैया, वो सब कुछ नहीं बताएगा। लेकिन शायद अमेरिका ने पहली बना के छोड़ दी है कि 400 किलोग्राम ये ट्रक लेके, मशीनरी लेके कहाँ गायब हो गए। इसमें आपको अमेरिका की डिप्लोमेसी समझ में आनी चाहिए। अब आते हैं अगले मुद्दे पे कि जो मिसाइलों की बारिश हुई कतर के ऊपर, और अमेरिका को पहले ईरान ने इन्फॉर्म किया कि मैं बारिश करने जा रहा हूँ। उसको ये भी पता था कि कतर का अल उदीद एयरबेस खाली हो चुका है। अब वहाँ से 40 एयरक्राफ्ट जो थे अमेरिका के, वो हटा दिए गए हैं। उसको ये भी पता था कि अल उदीद की जो डिस्टेंस है दोहा सिटी से करीब 30 किलोमीटर है। उसे ये भी पता था कि उसके बीच में अल उदीद एयरबेस और सोकॉल्ड दोहा के बीच में डेजर्ट है, जहाँ कोई नहीं रहता है। ये बात पहले बता दी गई थी कि मेरी मिसाइल को आप चाहो तो, लाइट मिसाइल्स हैं, उसको आप कहीं भी गिरा सकते हो। कतर से जो ईरान की दूरी है मुश्किल से 200 किलोमीटर है, तो उसको कोई बहुत बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल तो चाहिए नहीं। 2000 किलोमीटर वाली जो छोटी मिसाइलें हैं वही चाहिए उसको। तो जो 200, 300, 400 किलोमीटर वाली हैं, बस वो मिसाइल चाहिए उसको। तो उसने वो हल्की मिसाइलें यूज़ की और उसको अमेरिका ने बहुत आराम से गिरा दिया। उसके बाद ट्रंप ने बोला कि देखो अब ईरान का गुस्सा शांत हो गया ना, तो इसमें किसी का नुकसान तो हुआ नहीं। तो टूटकर मिसाइलें कहाँ गिरी? डेजर्ट में गिरी हैं। क्या कोई बंदा मरा? नहीं। क्या कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ? नहीं। प्रॉपर्टी थी नहीं वहां पे डेजर्ट में, तो क्या टूटता, आप मुझे बताओ ना। लेकिन ये सीन देख के पूरा गल्फ खौफ में आया। खौफ में क्यों आया? यहां से अमेरिका ने इन सारे देशों को, मुस्लिम देशों को, जहां उसके 15 बेस हैं, कुवैत, इराक, सऊदी, कतर, बहरीन सबसे बड़ा बेस है, नेवल बेस जो बेस है उनका, 5वें बेड़े का जो 5th फ्लीट है उसका, ओमान, यूएई। अमेरिका ने उन्हें यह बताने की कोशिश की कि ईरान के ताप से मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं। ये कुछ ऐसी बात होगी ना शोले फिल्म वाली, या गब्बर सिंह कहता है, गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। बस कुछ ऐसी बात हो रही है यहां पर कि मैं तो गब्बर हूं, और ईरान जो है अगर तुमको धमकाएगा, जो भी करेगा, तो तुम्हें बचाने वाला सिर्फ मैं ही हूं और कोई नहीं है। अब यहां पर खौफ आ गया। कतर में तो, दोहा में तो ऐसी मतलब अफरा तफरी थी। लोग मॉल्स के अंदर, सड़कों पे भाग भाग के अपने घरों में जा रहे थे, छुपने की कोशिश कर रहे थे कि मिसाइल अब मेरे, क्योंकि आकाश में जिस ढंग से मिसाइलें आ रही थी और पूरे जो नज़ारे थे, वो कतर के लोगों ने कभी जिंदगी में देखा नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। टीवी पे देख रहे थे, लेकिन टीवी पे देख के मजे आते हैं ना, टीवी पे तो वीडियो गेम्स हैं वो, लेकिन जब अपने सर पे आते हैं ना, तो भाई हालात थोड़े से खराब हो जाते हैं। तब लगता है कि मौत सर पर नाच रही है। तब क्या होता है? मौत जो है सर पर नाच रही है। तो साहब जी, एक किस्म से कहा जाए तो अमेरिका ने यहाँ पे अपनी एक टैक्टिकल विक्ट्री हासिल की कि कतर ने दरअसल जो सो कॉल्ड, जो भी लॉस सहा, लॉस तो नहीं था, लेकिन कतर को डराकर पूरे मिडिल ईस्ट को डराया। एयर स्पेस बंद हो गया रात को कल, और तो और सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई, और सब ये भागे हाथ जोड़ते जोड़ते अरेबियन
भाई हमारा तो धंधा का नुकसान हो गया, तेल भी गया काम से, हमारी फ्लाइटें भी गई, हमारा बाकी बिजनेस भी ठप हो गया, ये हो क्या रहा है, ईरान को रोको। तो फिर अमेरिका ने कहा कि ईरान को तो एक ही आदमी रोक सकता है भैया आज की डेट में, वो मैं हूं, और कोई नहीं रोक सकता। तो ये उसके पैरों में गिर गए सारे के सारे, भाई हम तो पहले ही आपके गुलाम थे, अब हम और गुलाम हैं। लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया कि भैया हीरो तो मैं ही हूं जो अमेरिका से टक्कर ले सकता हूं, और वास्तव में उसने साबित किया भी। लेकिन इस ढंग से खौफ तो आ गया कि ये ईरान बहुत ताकतवर है। ये तो साबित कर दिया, ईरान जो इजराइल के अंदर जो तबाही मचाई है, सैकड़ों बिल्डिंग जो गिरी हैं, लोग मरे हैं, ठीक है ईरान के अपने लोग भी मरे, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है वहाँ भी, लेकिन इजरायलियों ने कभी वो तबाही ज़िंदगी में देखी ही नहीं थी कभी। और शायद ट्रंप ये चाहता था कि इजरायली भी तबाही देखें, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि बिना अमेरिका के वो ईरान पर फतेह हासिल नहीं कर सकते। ये एक्चुअली अमेरिका की एक टैक्टिकल विक्ट्री थी, और ये नेतन्याहू की एक स्ट्रेटजिक हार थी। आप अंतर समझिए इसका, ये अमेरिका की एक टैक्टिकल विक्ट्री थी, और ये दरअसल इजराइल की स्ट्रेटजिक हार थी, जहां इजराइल को अमेरिका ने इस बात का एहसास दिला दिया कि तू मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता, अगर मेरी मदद नहीं है तो भैया तेरे को ईरान रौंद के कुचल के निकल जाएगा, और तू सामना नहीं कर पाएगा। ये तो मैं तेरे को हथियार देता, तू बचा हुआ है, अदरवाइज तू बच नहीं सकता। तो उसने इस ढंग से एक मंथ दो काज किए ट्रंप ने ईरान को हीरो बना दिया, खमनई को हीरो बना दिया, और ये भी कह दिया कि वहां का रूलर खमनई रहेगा, वो नहीं हटता भैया। और सीज फायर भी अनाउंस करवा दिया, अब तुम सीज फायर कर दिया। और फिर उसके ऊपर गुस्सा भी कर दिया इसराइल पे कि अपने पायलटों को घर में बिठा, बहुत हो गया, अब मैंने मना किया ना तेरे को। लेकिन नेतन्याहू की आदत है सर पे खून सवार हो कि मैं कहना नहीं मानूंगा। लेकिन भैया अगर तुम कहना नहीं मानोगे तो फिर ट्रंप के गुस्से के लिए भी तुम तैयार रहो, क्योंकि ट्रंप उसके बाद अगर ज़्यादा गुस्सा करेगा तो फिर नेतन्याहू के हाथ में कुछ नहीं है, और ये पागल आदमी है, पागल आदमी के हाथ में उस्त्र है, तेरा भी गला काटेगा, अपना भी गला काटेगा। ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं ना। तो ये जो सारी सो कॉल्ड एक नूरा कुश्ती थी, मैं इसे नूरा कुश्ती कहूँगा एक किस्म से, अमेरिका में और जो ईरान में हुई है। हालांकि अमेरिका ने शुरुआत में जो बम गिरा के जो खड्डे वड्डे किए हैं सारे के सारे, मुझे लगता है कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं सेफ हैं, ऐसे कई सूत्र बता रहे हैं, और उसको नुकसान नहीं हुआ है। वो जो बाहर का रास्ता होता है ना टनल में जाने वाले, वहाँ नुकसान हुआ, उसके अंदर का नुकसान नहीं हुआ है। और फिर 400 किलोग्राम भी तो जाने दिया ना अमेरिका ने, जबकि सारे फोटो थे उसके पास, ट्रैकिंग था, सब कुछ तो था। तो वो कहाँ है, हीरो गायब हो गया ना उसके अंदर। ये सारे की सारी एक चक्कर यहाँ पे भैया जी पैदा हो गया है। अब एक लास्ट की खबर पे आते हैं साहब, कि अभी अमेरिका की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ये कि अमेरिकन नागरिक जो इंडिया में टूरिस्ट हैं, महिलाएं घर से अकेले बाहर ना निकली, और कई स्टेट्स का नाम दे दिया कि यहाँ पर इंडिया इज़ द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जितने बलात्कार महिलाओं के साथ इंडिया में होते हैं, इतने दुनिया में कहीं नहीं होते। और उसके ऊपर भारत ने आपत्ति जताई, कई भारत की स्टेट से हमें बदनाम कर रहा है अमेरिका। लेवल 2 की एडवाइजरी दे दी कि भारत में अमेरिकी महिलाएं अकेली ना जाएं, उनके साथ बलात्कार हो सकता है, उनके साथ रेप हो सकता है, उनके साथ दुष्कर्म हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान को मजाक बनाया जा रहा है, हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा है। हिंदुस्तान तो रेप कैपिटल है, यहाँ तो हर साल हजारों नहीं लाखों बलात्कार होते हैं। भले ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंदर लाखों रिकॉर्ड उसको ना किया जाए, रिकॉर्ड ना किया जाए, हजारों रिकॉर्ड किए जाए, लेकिन होते तो लाखों में हैं। अब साहब 2 दिन पहले रिपोर्ट आ गई है, और अब आज की रिपोर्ट यह है कि फ्रांस की एक टूरिस्ट के साथ उदयपुर राजस्थान में रेप हुआ है साहब। वहाँ पे कोई बंदा था जो फ्रांस की महिला को घुमाने के बहाने ले गया, अपने फ्लैट पे ले गया, उसका रेप किया। अब भैया जी FIR हो गई इसकी। तो ये सारी की सारी जो स्टोरी निकल के आई थी अमेरिका की ओर से कि इंडिया हैज़ बिकम द रेप कैपिटल, और जिसपे इंडिया ये बताने की कोशिश कर रहा था, 2 दिन के अंदर फिर से प्रूव हो गई। ये तो फॉरेन के जो महिलाएं हैं उनके साथ रेप हो रहा है भाई। जो इंडिया की जो महिलाएं जिनके साथ डेली हजारों में रेप होता है इंडिया के अंदर, उसकी तो बात ही छोड़ दो आप। अब ये जो सब चीज़ें आई हैं तब सरकार सख्ते में है, क्योंकि
जब भी फॉरेन टूरिस्ट के साथ रेप होता है या इस किस्म का कोई क्राइम होता है तो सरकार चेत जाती नहीं, बदनामी की बात है ना। तो यूएन की जो यूएस की रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है इस मामले में कि इंडिया इज रेप कैपिटल, और इस एग्जाम्पल ने एक बार फिर साबित कर दिया। कोई हफ्ता नहीं जाता जब फॉरेन टूरिस्ट के साथ इंडिया में इस किस्म के दुष्कर्म या बलात्कार नहीं किए जाते। और जो भी यूएस रिपोर्ट कह रही है और लेवल 2 की एडवाइजरी ये दी गई है कि कोई भी विदेशी महिला, अमेरिकन की बात की गई है, कोई भी विदेशी महिला भारत में अकेली सड़कों पर, मॉल में, बाजार में ना जाए। इंडिया इज नॉट ए सेफ कंट्री फॉर लेडीज, ये उस रिपोर्ट में कहा गया है। और फ्रांस की टूरिस्ट के साथ जो बलात्कार हुआ है उसने इस बात को फिर से साबित किया कि इंडिया इज नॉट ए सेफ प्लेस फॉर लेडीज इफ दे गो अलोन इन द मार्केट। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों, और शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आप हमारे साथ आए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही में हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को, अच्छी रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। फिर मिलते हैं अगले अंक में आपसे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।